बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, वो मैं आपको स्क्रीन पर सॉल्व भी करवाऊँगा और ध्यान से आपने इसको खुद भी परफॉर्म करना है समझने के बाद। तो हमने जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस में आपने आंसर क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नंबर 1, सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4 बनता है ये, और वैसे ये क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है। वो है डिफाइन स्प्रेडशीट एंड डिस्कस इट्स बेसिक फीचर्स। यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट पेज पे ये डेफिनेशन भी मौजूद है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल फॉर एंटरिंग, कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड एनालाइजिंग सेट्स ऑफ नंबर्स। द स्पेशलिटी ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग विद नंबर्स। और फिर आप आगे इसकी जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोटस 1 to 3, MS Excel एटसेट्रा। दीज आर द टॉप लेवल सॉफ्टवेयर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर है ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी रोज और कॉलम्स का कम्बिनेशन, उनकी कलेक्शन होती है इसके अंदर। और स्प्रेडशीट जो है वो बेसिकली कलेक्शन होती है रोज और कॉलम्स की। उसके बाद फॉर्मूलाज, फिर फंक्शंस, कमांड्स, टेक्स्ट मैनिपुलेशन और प्रिंट। ये टोटल 6 फीचर्स हैं इसके, जो कि आपने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और नहायत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। यहाँ पर उसने डिफरेंस पूछा हुआ है। 5 यहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं और 5 इसने डिफरेंसेस पूछे हुए हैं। नंबर 1 है वर्कबुक एंड वर्कशीट। यानी वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। तो जिस तरह के आपको पता है पहले ही कि वर्कबुक जो है ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है। यानी वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स मौजूद होती हैं और जो वो वर्कशीट्स होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद जो वर्कशीट है ये कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स को कहते हैं। यानी रोज़ और कॉलम्स का जो कम्बिनेशन होता है वो वर्कशीट बनाता है, एक वर्कशीट बनाता है। और डिफरेंट वर्कशीट्स हों तो फिर वो वर्कबुक बन जाती है। नंबर 2 पे है एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है और पैसिव सेल क्या होता है। एक्टिव सेल वो होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है। यानी वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो सेल जिसको हमने सेलेक्ट किया है, एक्टिवेट किया हुआ है, वो सेलेक्टिव होता है, जिसके अंदर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट एंटर हो रहा होता है, टेक्स्ट इंसर्ट हो रहा होता है। और उसके अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं जो एक्टिव नहीं होते वो बाकी पैसिव सेल्स होते हैं। एक्टिव सेल जो है इसके जो बॉर्डर्स होते हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं, ब्लैक कलर का जो है वो एक बॉर्डर बन जाता है इसके इर्द गिर्द। तो ये एक्टिव सेल होगा। इसके अलावा जो बाकी सेल्स होंगे वो पैसिव सेल्स होंगे, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं है, उनके अंदर अभी डाटा एंटर नहीं हो रहा। नंबर 3 पे है वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा कि इसके अंदर हम अपना जो टेक्स्ट है वो एंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। जबकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं और वो जो डाटा होता है वो नंबर होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें ये वाले फीचर्स नहीं, उसके अंदर डाटा रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में इस तरह से हम स्टोर नहीं कर सकते, और उसके अंदर फार्मूलाज और फंक्शंस वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, और ये वाली जो कमांड्स हैं जो स्प्रेडशीट हमें प्रोवाइड करता है वो काम उसमें नहीं कर सकते। तो वर्ड प्रोसेसर किसी और मकसद के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, लाइक बुक्स इसके अंदर राइट की जा सकती हैं, इसके अंदर थीसिस लिखे जा सकते हैं, आर्टिकल्स राइटिंग हो सकती है। लेकिन स्प्रेडशीट जो है वो कैलकुलेशंस के लिए, बजट बनाने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए और डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फंक्शन एंड फार्मूला। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन आर बिल्ट इन फार्मूलाज बेसिकली। फंक्शंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर में, फंक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर में पहले से बनाए होते हैं। यानी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने पहले से बनाए हैं। जैसे हमने सम का फंक्शन पढ़ा था, SQRT का फंक्शन पढ़ा था, मैक्स का फंक्शन पढ़ा था लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, मिन का फंक्शन पढ़ा था मिनिमम नंबर के लिए। इसी तरह से हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं वो हम खुद अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन के लिए, सम के लिए, एवरेज के लिए हम खुद से फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फंक्शन और फार्मूला में ये डिफरेंस है। फंक्शन पहले से बने होते हैं, फंक्शन का हम सिर्फ नाम यूज़ करते हैं और उसकी वर्किंग हो जाती है, जबकि फार्मूला जो है उसको हमें खुद से अप्लाई करना पड़ता है, फार्मूला हमें लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, फार्मूला बनाना पड़ता है। जबकि फंक्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बने बनाए फार्मूलाज होते हैं, इनका हमने सिर्फ नेम यूज़ करना होता है। और
नंबर 5 पे उसने कहा है लेबल्स और वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, ये सेल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसे हम वैल्यू कहते हैं। यानी सेल के जो कंटेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जो भी डाटा मौजूद है, ये अमूमन नंबर्स होते हैं, इनको हम वैल्यूज़ कहते हैं। जबकि लेबल्स क्या होते हैं, लेबल इन वैल्यूज़ को हम नाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेल्स के अंदर रोल नंबर लिख रहे हैं कॉलम में, तो उस कॉलम के ऊपर हम एक लेबल दे देंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर ये बताएगा कि नीचे जो वैल्यूज़ हैं या सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं या कोई एक वैल्यू है वो क्या है। यानी लेबल्स जो हैं वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं और ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई ये किस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे अगर नीचे नंबर्स लिखे हैं और अगर हम लेबल दे देते हैं रोल नंबर, तो पता चल जाएगा ये नंबर असल में रोल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एवरी सेल in a worksheet has a reference number. How is it calculated? Discuss with examples the major differences between relative and absolute referencing. इसमें वो पूछ रहा है कि वर्कशीट के अंदर जो सेल होते हैं उनका एक ख़ास रेफरेंस नंबर होता है, यानी हर सेल का एक अपना नंबर होता है। हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड? उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा किस सेल का रेफरेंस क्या है, किस सेल का एड्रेस क्या है, किस सेल का नंबर क्या है। सेल नंबर भी कह सकते हैं, सेल एड्रेस भी कह सकते हैं, रेफरेंस भी कह सकते हैं और सेल नेम भी कह सकते हैं। तो सेल का रेफरेंस जो है वो कैसे हमें पता चलता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो देखना है। उसके बाद उसने कहा है कि डिस्कस विद एग्जांपल्स द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। यानी रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में डिफरेंस आपने बताना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं अभी, और मैं आपको इसके बारे में पहले समझा भी देता हूँ। तो हम चलते हैं, अब बुक 1 ओपन की है मैंने, अब इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखें, ये जो डिफरेंट सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें ये जो सेल है जिसके कॉर्नर्स जो हैं ये बोल्ड हैं, ये हमारे पास एक्टिव सेल है और बाकी सारे पैसिव हैं। सेल का जो रेफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये उसने पहले नंबर पे सवाल किया। तो सेल का जो रेफरेंस है, सेल का जो एड्रेस है, वो कैलकुलेट होता है कॉलम का नाम और उसके साथ रो का नाम। इसका कॉलम है ए और इसकी रो है 1, तो A1 इसका नाम होगा, आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो नेम बॉक्स में H1 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर H1, क्योंकि H जो है वो इसका कॉलम है और 1 जो है वो इसकी रो है। इसी तरह से किसी भी सेल पे आप क्लिक करें आपको पता चल जाएगा, यानी P इसका कॉलम है और यहाँ से इसकी रो है 11, ये रो 11 है और P जो है वो इसका कॉलम है। तो इस तरह से ये हमें इसका नाम यहाँ पर देगा P11। तो ये होता है हमारे पास सेल रेफरेंस और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, यहाँ मैंने वैल्यू लिखी 10 A1 में और A2 में लिखा मैंने 11 और A3 में मैंने लिखा 45। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इन तीनों का सम आ जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो फॉर्मूला में मैंने लिखा क्या है, फॉर्मूला के अंदर मैंने सेल्स के रेफरेंस दिए हैं A1 A2 A3 और ये कलर आपको बता रहा है। यहाँ पे ये कलर A1 का ग्रीन हो गया और ये जो सेल है ये भी ग्रीन हो गया। इससे पता चल रहा है कि ये असल में A1 ये वाला, और ये रेड हो गया A2 और ये रेड सेल आपको बता रहा है A2 ये है और A3 जो है वो ये है जो कि पर्पल कलर से आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब जब हम A1 प्लस A2 प्लस A3 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर इनका सम आ जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 66। इसी तरह से यहाँ पर मैं डाटा एंटर करता हूँ 10 12 8 और यहाँ पे इस सेल को मैं कॉपी करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला जो है वो कॉपी होगा, इसकी वैल्यू कॉपी नहीं होगी। जो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ फॉर्मूला बार में नज़र आ रहा है ये कॉपी हो जाएगा। जब ये कॉपी होगा आपने यहाँ पर इस सेल पे आकर राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ से पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आया 30। हालांकि हमने फॉर्मूला कॉपी क्या किया था, फॉर्मूला कॉपी किया था इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। जब यहाँ पर पेस्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया B1 प्लस B2 प्लस B3। ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमने रिलेटिव रेफरेंस लगाया था और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि हम सेल का डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया था A1 प्लस A2 प्लस A3, ये रिलेटिव रेफरेंस होता है और इसको जब हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो सम हो रहा है वो 10 प्लस 12 प्लस 8 का हो रहा है, यानी इन तीन सेल्स का सम होकर यहाँ पे आ रहा है।
अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा C1 + C2 + C3। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनका सम आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारी सहूलत के लिए कि अगर हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई हो स्टूडेंट्स की, उनके मार्क्स हों, तो बार बार फॉर्मूला आपको टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, आप जस्ट उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। तो जब हम रिलेटिव रेफरेंस को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इन केस मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो तो फिर मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर का साइन लगाते हैं कॉलम के नाम से पहले और कॉलम के नाम के बाद। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अब ये मैं यहाँ से फॉर्मूला चेंज करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू $A $1 प्लस $A $2 प्लस $A $3। यानी A1 A2 A3 किया है, लेकिन जहाँ जहाँ A लिखा हुआ मैंने, यानी कॉलम का नाम है, ये कॉलम है ना A, तो इससे पहले $साइन और इसके बाद में $साइन लगाया। बाकी सारा फॉर्मूला वैसे ही है, लेकिन रेफरेंस जो अब मैं दे रहा हूँ ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो ये वाला जो रेफरेंस आप देख रहे हैं $साइन जिसके शुरू में और बाद में है, इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। जब ये फॉर्मूला लिखने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे 66 आ गया उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। देखें, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर 66 ही आ गया। आप देख सकते हैं कि इसमें ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है, इसका फॉर्मूला यहाँ नज़र आ रहा है, वही सेम फॉर्मूला है, चेंज नहीं हुआ। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसका फॉर्मूला भी वही आपको डिस्प्ले होगा ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो हम कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता। तो जब हमने चेंज नहीं करना तब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाते हैं, और जब हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए, जब हमें उसकी ज़रूरत है, फिर हम रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएट अ पाई चार्ट फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय योर क्लास फेलोज इन SSC एग्जामिनेशन। यानी आपने अब एक पाई चार्ट क्रिएट करना है और आपके जो क्लास फेलोज हैं उनका जो मैट्रिक का रिजल्ट है SSC एग्जामिनेशन का, वो आपने उसके अंदर एंटर करना है और उसका एक पाई चार्ट क्रिएट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखते हैं। उसने हमें कहा है कि आपके जो क्लास फेलोज हैं उनका नाम लिखना है एक स्प्रेडशीट के अंदर, और उनके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं SSC एग्जामिनेशन में वो आपने लिखना है, और उसके बाद उसका पाई चार्ट बनाना है। तो उसके लिए पहले हमें डाटा एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेबलिंग करता हूँ नेम, और उसके बाद मैं SSC मार्क्स का टाइटल दे देता हूँ, यानी इसका लेबल कर देता हूँ। और लेबल करने के बाद मैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर आसानी से डाटा एंटर कर सकें। और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ और इसका साइज़ जो है मैं यहाँ से 14 कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से इसको मैं सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर नेम्स एंटर करूँगा स्टूडेंट्स के, और यहाँ पर उनके मार्क्स एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं नेम एंटर करता हूँ अब्दुल्ला, और इसके मार्क्स एंटर कर देते हैं 800। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं असद, और इसके मार्क्स एंटर कर देते हैं 500। फिर अकील, और इसके मार्क्स एंटर कर देते हैं हम 1001। और फिर उसके बाद हम एंटर करते हैं जुनैद, और इसके मार्क्स हम एंटर कर देते हैं 700। इसी तरह से आप मज़ीद स्टूडेंट्स ऐड करते जाएँ। तो हम एग्जांपल के तौर पे कोई 1 2 3 4 हमने कर ली, एक और हम कर लेते हैं अमजद, और इसके मार्क्स हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 400 कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने मार्क्स डिफरेंट एंटर कर ली। मैंने मार्क्स जो हैं वो इनमें ज़्यादा डिफरेंस इसलिए रखा है, यानी 800 उसके बाद 500 फिर 1000, ताकि जब पाई चार्ट बने तो आपको आसानी से उसकी समझ आए। नहीं तो ये सब इक्वल एक तरह के इक्वल लगे, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है उसके अंदर हमें एक डायग्राम नज़र आती है। तो अगर हमने साथ साथ रखे होंगे, किसी के मार्क्स 800 हैं, किसी के 802 हैं, तो ऐसे लगेगा सारे इक्वल ही हैं। तो इनको ज़रा डिफरेंट करने के लिए मैंने मार्क्स जो हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस रखा है, उनमें ज़्यादा फ़र्क डाल दिया। अब पाई चार्ट जो है हमने बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरे डाटा को जिसका हम चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। सिलेक्शन के बाद आपने क्या काम करना होता है, आपने इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पाई चार्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। जो लेटेस्ट वर्जन है MS एक्सेल का उसमें काम कर रहे हैं ना, तो उसमें इस तरह से ही आता है। तो यहाँ पर पाई चार्ट है। पाई चार्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप जिस तरह का देखना चाहिए नीचे आपको नज़र आ रहा है, आप देख लेंगे इसको स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे पहले ये वाला 2D पाई चार्ट करके दिखाता हूँ, फिर 3D भी कर लेंगे। तो चूँकि आपकी बुक में जो MS एक्सेल का वर्जन है वो ओल्ड है,
तो जो ओल्डर वर्जन है उसके अंदर 2D पाई चार्ट हुआ करता था। तो 2D पाई चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये पाई चार्ट आ गया। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट का टाइटल है SSC मार्क्स, और यहाँ पर नीचे वो बता रहा है कि कौन सा कलर किस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू कलर है वो बता रहा है अब्दुल्ला के लिए, यानी ये वाला, और ये जो ऑरेंज कलर है ये असद के लिए है, ग्रे कलर अकील के लिए है, और येलो जुनैद के लिए है, और स्काई ब्लू कलर जो है वो अमजद के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं क्लास में ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, ये जो ग्रे कलर ये 1001 मार्क्स हैं, और ये ग्रे कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अकील को। अगर आपने यहाँ पर इनके मार्क्स वैसे भी देखने तो आप चार्ट स्टाइल्स में यहाँ पे आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा लेबल्स की ऑप्शन आएगी। आप डाटा लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर मार्क्स दिखा देगा, यानी जो डाटा है इसके अंदर वो भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको भी अगर आप सेंटर में देखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इनसाइड एंड देखना चाहते हैं, आउटसाइड एंड देखना चाहते हैं, यानी एंड से बाहर, बेस्ट फिट भी कर सकते हैं, डाटा कॉल आउट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इनसाइड एंड कर देते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं पाई चार्ट हमें बता रहा है कि ये जो ग्रे कलर है ये सबसे ज़्यादा है। ग्रे कलर सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे कम ये स्काई ब्लू है, इसके मार्क्स सबसे कम है। तो ये पाई चार्ट हमने क्रिएट कर लिया SSC एग्जामिनेशन का। पाई चार्ट के फिर डिफरेंट टाइप्स आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऊपर यहाँ पर नजर आएंगे, आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी डिज़ायर है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें जो उसने क्वेश्चन में कहा था वो सिंपल ये शॉर्ट सा क्वेश्चन था, वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें वो ये कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेम्ड रेंजेस, यानी नेम्ड रेंजेस से क्या मुराद है। कैन इट बी हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग द वर्कशीट, यानी नेम्ड रेंजेस क्या होते हैं सबसे पहले ये बताना है, और क्या ये वर्कशीट को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए, हम यानी हमारे लिए क्या ये आसानी पैदा करता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेम रेंजेस क्या हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम सेल को या सेल रेंजेस को अपना एक नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी मर्ज़ी का, ताकि हम बाद में उसको आसानी से यूज़ कर सकें। तो इसे नेम रेंजेस कहते हैं। ये हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और इसका मैंने प्रैक्टिकल भी आपको करवाया था कि ये हम किस तरह से करते हैं। यानी इसका मतलब ये है टू डिफाइन अ नेम फॉर अ सेल और रेंज ऑफ सेल, सेलेक्ट, इंसर्ट, नेम एंड देन डिफाइन। ये हमारे पास 2003 का वर्जन जो है एक्सेल का, जो आपकी बुक में मेंशन है कि आप इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करके नेम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके आगे डिफाइन की ऑप्शन आएगी, वहाँ से आप अपने सेल का या सेल रेंज का नाम चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप नाम चेंज करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसी नाम को यूज़ कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप सेल का रेफरेंस दें डायरेक्टली। तो बिल्कुल ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन सिंप्लीफाइंग द वर्कशीट। तो वर्कशीट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये हेल्पफुल साबित होता है हमेशा। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं 4 से लेकर 8 तक वो कंप्लीट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले हमने पढ़े, प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, पढ़ाया भी हुआ, आपको समझाया भी हुआ साथ साथ, बस आपको हिंट दिया कि इसमें किस तरह से आपने आंसर लिखना है। और जो एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था कि जब आप सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल देंगे उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये रिलेटेड टू हमने देखा कि इसमें चार्ट किस तरह से, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एक मेजर क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।